हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल। मेरे प्यारे प्यारे छोटे मासूम बच्चे जो अभी 10th क्लास से 11th क्लास में जस्ट अभी कदम रखा है आए हैं, ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा कोर्स आपको समझाया था कि किस तरह से कोर्स चलेगा, तो इस कोर्स के कई सारे हिस्से होंगे जिसमें से जो पहला हिस्सा है वो फाउंडेशन बेस्ड होगा। क्योंकि जनरली बच्चों क्या होता है कि जब 11th में बच्चा यहाँ आ जाता है, खासकर अगर मैं कोटा की बात करूं, तो चूंकि 9th और 10th आपने अलग अलग जगह से किया है और जैसा भी किया है, राइट, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग उसका बेस और फाउंडेशन नहीं होता है, जिस वजह से फिर उसको आगे जब हम 11th में एंटर करते हैं, 11th के टॉपिक्स को देखते हैं, तो चूंकि उधर फाउंडेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको थोड़ी तकलीफ होती है, और ये तकलीफ मेडिकल के स्टूडेंट को थोड़ी ज्यादा होती है, राइट। तो इस वजह से इस तकलीफ को जड़ से खत्म करने के ही इटोस अब आपके लिए जो कोर्स लेकर आए, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है, जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है। तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इस कोर्स को हमने डिजाइन किया सो दैट सारी समस्याएं, सारी जो परेशानी है वो जड़ से खत्म हो जाए। और ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमें नीट के एग्जाम में फिजिक्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए। ऑब्जेक्टिव है कि मुझे टॉप रैंक चाहिए। तो अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको टॉप रैंक मारना है तो ये कोर्स आपके लिए। ऑलरेडी जिन बच्चों ने कोर्स परचेज कर लिया है ऑलरेडी, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां हैं। पर अब आप सर पर कफन बांध लीजिए और सर पर कफन बांधकर आगे चलिए। अभी हम शुरू में फाउंडेशन की बात करेंगे। शुरू में करीब 20 लेक्चर के आसपास मैं आपको केवल फाउंडेशन की चीजें समझाऊंगा। ये जो एक्चुअली टाइम है, ये एक्चुअली टाइम है जिसमें आप मेरे साथ फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर लें, समझ लें कि किस तरह से ऑनलाइन चीजें चलेंगी, किस तरह से आपको काम करना होगा, कैसे आपको होमवर्क करना होगा, लेक्चर्स किस तरह से चलेंगे। तो ये बेसिकली आपको एडजस्टमेंट का टाइम दिया जा रहा है और उसके थ्रू हम जो हमारा 9th और 10th का बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और फिर उसके बाद हम जो 11th का पोर्शन है उसमें एंटर करेंगे। तो अभी मैं आपको 11th में सीधे नहीं ले चल रहा हूं, मैं आपको 9th और 10th में जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स की, मैथ्स की, उन चीजों को एक बार ब्रशअप कराऊंगा, एक बार आपके साथ अपने साथ आपको लेकर चलूंगा, सो दैट आप मुझसे ये ना कहें कि साहब ये तो हमने पढ़ाई नहीं ठीक से, या ये तो हमारा उतना अच्छा नहीं गया है, ठीक है। तो वो परेशानी ना रहे, उस परेशानी को रिमूव करने के लिए हम इस सीरीज को या इस काम को कर रहे हैं। तो आइए पहला जो लेक्चर है, फाउंडेशन का जो फर्स्ट लेक्चर है, उसमें आपका स्वागत करता हूं और उसमें शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा मोशन, राइट, जहां से फिजिक्स की एक्चुअल स्टार्टिंग होती है। कोई मुझसे पूछे कि फिजिक्स चीज क्या है, फिजिक्स है क्या चीज, है ना। तो फिजिक्स बेसिकली रफ लैंग्वेज में अगर कहें तो मोशन की स्टडी, जहां भी मोशन हो रहा होगा वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होगी, उसकी हम स्टडी करेंगे, एंड दैट इज व्हाट फिजिक्स इज ऑल अबाउट, राइट। तो मोशन की बात होने वाली है, तो मोशन को हम देखने वाले हैं, राइट। तो है क्या मोशन? अगर कोई मुझसे पूछे कि मोशन है क्या, तो कोई चीज अगर मूविंग है तो मैं कैसे किसी चीज को मूविंग समझता हूं? टू आइडेंटिफाई वेदर अ बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन वी मस्ट फर्स्ट डिफाइन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से मतलब हो गया ऑब्जर्वर, मतलब मैं अगर एक ऑब्जर्वर हूं, मैं किसी चीज को देखता हूं, तो मेरे लिए वो जो चीज है वो रेस्ट में है या मोशन में, ये दोनों जो क्वालिफिकेशन है, ये जो दोनों एनालिसिस है, ये मेरे लिए वैलिड है। हो सकता है किसी दूसरे के लिए ना वैलिड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कार में बैठा हूं, है ना, और सामने ड्राइवर है, वो कार को चला रहा है, तो मैं जब ड्राइवर को देखता हूं और बाहर खिड़की के बाहर नहीं देखूं, तो मैं ये पाऊंगा कि मेरे और ड्राइवर के बीच की दूरी कांस्टेंट है। तो क्या मैं ये कहूंगा, या अगर मेरे को अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है तो क्या मैं कहूंगा कि ड्राइवर इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, वेयरएज उसी ड्राइवर को कोई सड़क से देखेगा कार चल रही है, तो क्या वो ड्राइवर चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। हेंस वही ड्राइवर, एक ऑब्जर्वर जो जमीन पर खड़ा है उसके लिए तो मोशन की स्टेट में है, और एक ऑब्जर्वर जो उसी के साथ है उसके लिए रेस्ट की स्टेट में है। हेंस रेस्ट और मोशन जो शब्द हैं ये एब्सोल्यूट शब्द नहीं है, ये रिलेटिव शब्द है। रिलेटिव से क्या मतलब है? अलग अलग लोगों के लिए इनके मायने अलग अलग होंगे। हेंस एक ही चीज का स्टेट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। उसी को ये पॉइंट समझा रहा है। टू आइडेंटिफाई वेदर अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन वी मस्ट फर्स्ट डिफाइन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तभी कोई टेक्निकल बात होगी, है ना, नहीं तो झगड़े हो जाएंगे। ए कहेगा कि जो है मोशन में है, बी कहेगा कि रेस्ट में, आपस में लड़ पड़ेंगे। तो पता होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट का सारा खेल है, सारी कहानी रेफरेंस पॉइंट की है ना। अच्छा जी, अ बॉडी विच इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अ रेफरेंस पॉइंट विद प्रोग्रेसिंग टाइम इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। समय के साथ अगर किसी की पोजीशन ना बदलती हो, समय के साथ अगर कोई मुझे रुका हुआ दिखाई देता हो, तो ऑब्वियसली मैं उसको रेस्ट की स्टेट में बोलूंगा। तो इफ अ बॉडी इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, विद प्रोग्रेसिव टाइम, विद प्रोग्रेशन ऑफ टाइम, समय के साथ अगर ऐसा होता हो तो उसको हम रेस्ट की स्टेट में बोलेंगे। और वहीं अ बॉडी विच इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना भी, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अ रेफरेंस पॉइंट विद प्रोग्रेसिंग टाइम इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। अच्छा, एक बात और समझ लेना बच्चों अच्छे से। 10th तक जो तुम्हारा पढ़ने का तरीका था और अब जो तुम्हारा पढ़ने का तरीका होने वाला है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उसको एडजस्ट करने के लिए एक्चुअली थोड़ा सा स्पेस हम आपको दे रहे हैं। पहले आपको जो तरीका था वो ये था कि आप रट लें, डेफिनेशन रट लें, तो रट लें आपसे कि क्या है मोशन, क्या है रेस्ट, क्या है। अब आपसे कम से कम अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, नीट के एग्जाम की बात करूं, कोई क्वेश्चन आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि रेस्ट क्या है डिफाइन करो, मोशन क्या है डिफाइन करो। हेंस रटना नहीं है,
केवल समझना है। रटी हुई चीज कोई नहीं पूछी जाएगी अब आपसे, आपको समझना होगा, है ना। आपको अपना जो ब्रेन है उसको समझने की तरफ ले जाना होगा, चीजों को समझना होगा। और समझना बहुत आसान होता है, समझना बहुत ही मजेदार होता है, क्योंकि उसमें कोई बैगेज नहीं होता। मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है, मुझे बस उसका फील निकाल लेना है, मुझे उसका क्रक्स जो है वो समझ लेना है बस। और फिर क्रक्स आपके साथ हमेशा रहेगा, उसको आप अपने शब्दों में कभी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो डेफिनेशंस को रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ठीक है जी, ऐसा है। जैसा कि मैंने अभी कार का एग्जाम्पल आपको लिया था, है ना भाई। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें हम रेस्ट और मोशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आदमी है ना भाई, और ये घर है, और ये जो कार है, ऐसा है। ठीक है, सारा कुछ है। कार में ड्राइवर नहीं है, पर कार को हम मूविंग स्टेट में भी ले सकते हैं, है ना भाई। हेंस कौन ऑब्जर्वर है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि क्या सिचुएशन है, और किसको हम रेस्ट में बोले और किसको हम मोशन में बोले। अगर आदमी चल रहा है, एक आदमी है मान लेते हैं जो यहां पर खड़ा है, जमीन पर खड़ा है, और वो आदमी इसको देखता है और वो आदमी इस कार को देखता है, तो मान लेते हैं कार रेस्ट पर है और आदमी चल रहा है, तो ये बोलेगा कि आदमी चल रहा है और कार रेस्ट की स्टेट में है। वहीं अगर ये आदमी कार को देखता है ना, ये ऑब्जर्वर है और ये अगर कार को देखता है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन कुछ और होगी। उसमें आऊंगा मैं, डिटेल में भी आऊंगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सारा का सारा खेल ऑब्जर्वर के ऊपर बेस्ड है। ऑब्जर्वर कहां है और कैसा है, उसके ऊपर सारी कहानी चलने वाली है। और मजे की बात है कि हम अलग अलग ऑब्जर्वर्स के थ्रू समझ सकते हैं। एक ऑब्जर्वर को हम अपने मन मुताबिक कार में बिठा दें, एक ऑब्जर्वर को हम अपने मन मुताबिक घर में बिठा दें, इस घर में बिठा दें, एक ऑब्जर्वर ये ले लें, एक ऑब्जर्वर को कहीं पेड़ पर रख दें, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, ये हमें सोच के समझना पड़ेगा। हमारा जो डे टू डे लाइफ का अनुभव है, हमारा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसकी मदद से हमें समझना पड़ेगा कि किसको क्या दिखाई दे रहा होगा, किसको क्या समझ में आ रहा होगा। एक बात बिल्कुल पक्की है कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स को डिफरेंट चीजें समझ में आती है। ठीक है जी, अच्छा जी। नाउ अब अगर हमें मोशन का थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ने लगा है कि मोशन मतलब क्या, मोशन मतलब किसी की जो पोजीशन है वो किसी के रेफरेंस के साथ बदले। तो मेरे रेफरेंस में अगर किसी की पोजीशन बदले तो मैं उसको मोशन की स्टेट में बोलूंगा। मोशन दो प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दो प्रकार के मोशन है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन से मेरा क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मोशन से मेरा मतलब है कि अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में चला जाए तो ऐसा मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में चला जाए, है ना, बराबर समय अंतराल में, बराबर टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस चला जाए, तो मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे? जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस चले इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी। इफ द टाइम डिस्टेंस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम ग्राफ पर भी आएंगे, अगले लेक्चर में ग्राफ की भी बात करेंगे। पर ये जो हमसे कह रहा है कि अगर हम टाइम डिस्टेंस ग्राफ बना लें, तो ग्राफ थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा, ग्राफ दो वेरिएबल्स के बीच बनता है। मान लेते हैं कि यहां मैं प्लॉट करता हूं डिस्टेंस को और यहां मैं प्लॉट करता हूं टाइम को, है ना। तो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है वो अगर एक स्ट्रेट लाइन बनता है कुछ इस तरीके से, कैसी भी स्ट्रेट लाइन बनता है अगर, तो मोशन को यूनिफॉर्म कहा जाएगा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि एक शब्द आएगा स्पीड और वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो मोशन यूनिफॉर्म होता है, ये भी हम पढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। अच्छा जी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की क्या कहानी है? अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बराबर अंतराल, समय अंतराल में अनइक्वल डिस्टेंस चले तो वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर अ बॉडी विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। तो कोई कर्व्ड लाइन मान लेते हैं, ऐसी कोई कर्व्ड लाइन अगर मैं बना दूं तो ये डिनोट कर रही है किसको? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। और ये किसको डिनोट कर रहा है भाई? ये यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति है। ओके जी। अब फिजिक्स में या इन जनरल अगर हम कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो हमारे पकड़ में आती हैं, जिनको हमें मेजर करना पड़ता है, जिनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक शब्द है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकें, है ना, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकें। और हम पूरी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज की ही बात करते हैं, है ना। जैसे करंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गई, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज। इनकी स्टडी इज फिजिक्स। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी इज फिजिक्स। फिजिक्स में जितनी भी इक्वेशंस होंगी, जितने भी फॉर्मूलेज आएंगे, उन सब में फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी। फिजिकल क्वांटिटी क्या? फिजिकल क्वांटिटी वो जिनको नापा जा सके। अब जैसे तुमको साहब मुझे भूख लग रही है, तो मैं नाप तो नहीं सकता ना कितनी भूख लग रही है ना। हेंस भूख जो एक, अगर हम उसको एक पैरामीटर की तरह देखें तो फिजिक्स की दुनिया में नहीं आ सकता। फिजिक्स की दुनिया में केवल वही चीजें आ सकती हैं जिनको मेजर किया जा सके। जैसे आपका मास, आपकी हाइट,
है ना, उसको मेजर किया जा सकता है, या आप कितनी देर पढ़े, कितने घंटे पढ़े, उसको भी मेजर किया जा सकता है, राइट। तो मेजरेबल जो क्वांटिटीज हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक बात हो गई। अच्छा जी, अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को और फर्दर देखा जाए, समझा जाए, तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो लिस्ट में, दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। ये सब नेचुरल है और बहुत मजेदार है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन हो जाती हैं, जैसे समय। मैं आपसे पूछूं घड़ी में कितना समय हो रहा है, तो आप घड़ी देखोगे, बता दोगे सब 12 बज रहे, 1 बज रहे, 2 बज रहे। आप मुझसे ये तो नहीं कहोगे ना कि सब किस डायरेक्शन में है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी बात पूरी हो जाती है केवल मैग्नीट्यूड से। मैं आपसे पूछूं फलाने बॉक्स का क्या मास क्या है, इस मान लेते हैं इस रिमोट का क्या मास है, तो आप इसको वेइंग मशीन पर तोलोगे और फटाक से मुझे बता दोगे कि इसका मास इतना है, 300 ग्राम से 400 ग्राम से बता दोगे, राइट। हेंस मैग्नीट्यूड या जो वैल्यू है उससे पूरी बात हो जाती है। ऐसी क्वांटिटीज जिनको केवल वैल्यू से बात पूरी हो जाती है, पूरी समझ में आ जाती है, उनको बोलते हैं स्केलर, और उस वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेयर एज वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं ये कोई टेबल हो और इस पर एक बॉक्स रखा हो, और मैं कहूं कि भाई मैं तो इस बॉक्स पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, क्या होगा बताओ? तो क्या बता सकते हो? 10 न्यूटन का फोर्स इस बॉक्स पर लगा रहा हूं, टेबल पर बॉक्स रखा है, क्या होगा बताओ? क्या आप मुझे आउटकम बता सकते हैं? या आप मुझसे तुरंत ही पूछोगे कि सर ये तो बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो? अगर आप फोर्स ऐसे लगाओगे तो बॉक्स हो सकता है आगे गिरे, अगर फोर्स ऐसे लगाओगे तो हो सकता है पीछे गिरे, अगर आप फोर्स ऐसे लगाओगे तो हो सकता है टेबल ही टूट जाए और बॉक्स टेबल को तोड़ता हुआ जमीन पर गिर जाए, वगैरह वगैरह। क्या जो आउटकम है क्या वो तभी समझा जा पाएगा ठीक से जब आपको डायरेक्शन भी पता हो। दैट मींस ऐसी क्वांटिटीज भी हैं इस दुनिया में जिनका मैग्नीट्यूड बता देने से बात खत्म नहीं हो जाती है, जिनका डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं वेक्टर्स, है ना। हेंस फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, स्केलर्स और वेक्टर्स। ठीक है, तो स्केलर वो हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है, वेक्टर वो हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अच्छा जी, स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड जस्ट एज ऑर्डिनरी नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्केलर्स एक्चुअली नंबर होते हैं, तो जैसे नंबर्स को जोड़ा जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है मैथमेटिक्स की मदद से, वैसे ही स्केलर्स के साथ किया जा सकता है। इनको बोलते हैं स्केलर ऑपरेशंस। जो मैथमेटिक्स आप जानते हैं 3 + 2 = 5, ये जो मैथमेटिक्स है ये स्केलर्स की मैथमेटिक्स है। 3 kg और 2 kg का ब्लॉक हो तो मिलकर 5 kg बनेगा, पर अगर 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का फोर्स हो तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही 5 न्यूटन बने। उल्टे लगा दो तो 1 न्यूटन बनेगा, उल्टे लगा दो दोनों फोर्सेस को तो 1 न्यूटन लगेगा, सेम डायरेक्शन में लगा दोगे तो 5 न्यूटन बनेगा, और अगर एंगल पे लगा दोगे तो फिर कुछ और वैल्यू आएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? 3 और 2 का रिजल्ट, जोड़, एडिशन, रिजल्टेंट हमेशा ही 5 हो ऐसा वेक्टर्स में जरूरी नहीं है, पर स्केलर्स में है ना। हेंस वेक्टर्स एक नए मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं जिसको अपन वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड फॉलोइंग सिंपल अरिथमेटिक लॉज। वेक्टर के अपने लॉज हैं जिनको अपन वेक्टर लॉज बोलते हैं, है ना भाई। और अरिथमेटिक डिवीजन ऑफ वेक्टर तो होता ही नहीं है। हेंस एक खुशखबरी तो यह है कि वेक्टर्स में केवल 3 ही ऑपरेशन हो सकते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन वेक्टर में होता ही नहीं है, तो केवल 3 ही ऑपरेशन हो सकते हैं। एक बात हुई, अच्छी बात है, एक चीज तो बच गई कम से कम। और वो जो तीनों ऑपरेशंस हैं, तीनों जो मैथमेटिक्स के 3 रूल हैं, वो कैसे लगेंगे, क्या लगेंगे, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में, अभी नहीं। जब हम 11th का कोर्स शुरू करेंगे, स्केलर्स वेक्टर्स पढ़ेंगे तब। अभी मैं केवल आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कि इन चीजों की हल्की हल्की जानकारी हमें अभी होनी चाहिए एज अ 9th एंड 10th के फाउंडेशन के रूप में। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं स्केलर के। मास, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, टेम्परेचर वगैरह वगैरह वगैरह, दे आर ऑल स्केलर्स। ऐसे वेक्टर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपने नाम सुन रखे हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। जनरली हम स्केलर और वेक्टर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ताकि हम भूल ना जाएं कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, हम जो भी क्वांटिटी वेक्टर है उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, तो जनरली डिस्प्लेसमेंट को हम एस सिंबल से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। तो एस के ऊपर एरो लगा हुआ ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा। वेलोसिटी को हम वी सिंबल से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। तो वी के ऊपर एरो लगा दोगे तो ये किस चीज को डिनोट करेगा? वेलोसिटी वेक्टर को। एक्सेलरेशन को हम ए सिंबल देते हैं जनरली और उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, तो ये क्या है? एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन वेक्टर, और फोर्स को जनरली हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर एरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा फोर्स वेक्टर। वेयरएज जो स्केलर्स होते हैं उनको हम सिंपल नंबर से ही लिखते हैं, जैसे मास को हम स्मॉल m से लिखेंगे, है ना, वॉल्यूम को हम v से लिखेंगे, टाइम को हम t से लिखेंगे, और डिस्टेंस को जनरली हम d से लिखते हैं, स्पीड को हम s से लिखते हैं या u से भी v से भी लिख लेते हैं, वर्क को जनरली w या wd, वर्क डन wd, और टेम्परेचर को जनरली थीटा या k केल्विन ऐसा लिखते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि एरो के बिना अगर कुछ लिखा हुआ है, कोई भी अलजेब्रिक नंबर एरो के बिना लिखा हुआ है, तो वो स्केलर है या वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। जैसे अगर मैं फोर्स को केवल F लिख दूं बस, तो इसका मतलब है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, फोर्स के मैग्नीट्यूड की। जैसे मैं ऐसा कह दूं कि भाई कोई फोर्स लग रहा है एंड F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो मैंने आपको क्या जानकारी दे दी, मैंने केवल मैग्नीट्यूड की जानकारी दे दी। समझ में आ रही ना बात। एरो ऊपर लगा दोगे तब फिर वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है। एरो नहीं लगाओगे तो या तो वो क्वांटिटी स्केलर होगी या वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी, या तो स्केलर होगी या वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा, हम कह सकते हैं कि हमारी बोलचाल की जो भाषा है, जो भाषा हमने बनाई है, जो फिजिक्स हमने बनाई है, उसमें हम किस लैंग्वेज में बात करेंगे वो हमें लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि हम इस भाषा में बात करने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर कुछ और क्वांटिटीज हैं, उनको फटाफट से देख लें। जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जानते तो आप हैं, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, आप कहीं से चलकर कहीं तक गए, मान लेते हैं आपने यहां से किसी ए पॉइंट से चलना शुरू किया और आप ऐसे टेढ़े मेढ़े किसी रास्ते पर चलते हुए किसी बी पॉइंट तक पहुंचे, तो ये जो एक्चुअल पाथ है, भले ही कितना ही कॉम्प्लिकेटेड और टेढ़ा मेढ़ा हो, कितना भी कर्व्ड हो, कितना भी गंदा हो, वो डिस्टेंस है। तो जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ ये है डिस्टेंस, जो कि ऑब्वियसली काफी मुश्किल है कैलकुलेट करने में, इतना आसान नहीं है ना। ये एक्चुअल पाथ है और ये एक्चुअल पाथ क्या है, ये एक्चुअल पाथ है डिस्टेंस, ये एक्चुअल पाथ है डिस्टेंस। तो ये तो है डिस्टेंस। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक इमेजिनरी चीज है, डिस्टेंस एक रियल चीज है। ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट एक इमेजिनरी चीज है, काल्पनिक, इमेजिनरी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इतना किया केवल कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस स्टार्टिंग पॉइंट को लास्ट पॉइंट से सीधे जोड़ दिया ऐसे, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ये रिप्रेजेंट करेगी डिस्प्लेसमेंट को ऐसे। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। सिंपल, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो बिना चिंता किए, ये डिस्प्लेसमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस कमरे में हूं, अब मुझे मान लेते हैं बगल वाले कमरे में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट से बाहर निकलूंगा और फिर घूम के अंदर जाऊंगा। मान लेते मुझे दीवार के उस तरफ ही जाना है, तो भी मैं जाऊंगा तो इस तरीके से ना, गेट से जाऊंगा फिर घूम के अंदर जाऊंगा। ये तो है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगा, डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन इस दीवार के उस तरफ है, बाहर में जाए दीवार एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, बाहर में जाए दुनिया एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये है डिस्प्लेसमेंट। इमेजिनरी है, वो बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करेगा कि रास्ता है या नहीं है। डिस्प्लेसमेंट निकालते समय हम बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि वहां रास्ता है भी कि नहीं, कि दीवार नालों नदियों को तोड़ते हुए कैसे जाएंगे, हम उसकी बिल्कुल कतई चिंता नहीं करेंगे क्योंकि जाना है ही नहीं। इट इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इमेजिनरी क्वांटिटी है और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, वील डिस्कस अबाउट इट। क्यों कर रहे हैं वो हम बात करेंगे बाद में, पर ऐसा हम कर रहे हैं। तो पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड एंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ए से बी तक जाना हो और मैं आपसे कहूं जो रास्ता आप ले सको वो लो, और अगर ये स्ट्रेट लाइन वाला भी अगर एक रास्ता होता है ना, तो क्या जितने रास्ते हम ले सकते थे उनमें से जो सबसे छोटा रास्ता होता क्या वो यही होता? बिल्कुल। हेंस क्या हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं? हम ऐसा भी कह सकते हैं, है ना भाई। तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज मिनिमम डिस्टेंस, इज मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज मिनिमम डिस्टेंस। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक बहुत मजेदार रिलेशनशिप निकलेगा। हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, चाहे बॉडी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रूप से चलती हो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो वैल्यूज होंगी उसमें जो संबंध होगा वो ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। देखो क्या ये भाषा आपको समझ में आई? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनइक्वालिटी तो समझते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कब होगा? इक्वल तब होगा जब कोई वाकई स्ट्रेट लाइन में चले, क्योंकि ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ही ना, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मैं स्ट्रेट लाइन में भी तो जा ही सकता हूं अगर रास्ता हुआ तो, है ना। और अगर रास्ता नहीं हुआ मान लेते हैं, और या मेरा मन नहीं हुआ, जो भी मान लो, मुझे मान लेते हैं घर से कहीं जाना है पढ़ने के लिए किसी जगह पर मैं तो घूमता फिरता हुआ जा रहा हूं, आराम से अपने यारों दोस्तों से मिलता हुआ, ऐसे 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 करता हुआ जा रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है, राइट। तो ये सिचुएशन बन जाएगी। जैसे यही बता रहे देखो, तो एक बच्चा है ये, और वो ऐसे करके यहां तक गया, है ना। तो ये जो एक्चुअल पाथ पर चला है, ये जो एक्चुअल पाथ है, ये एक्चुअल पाथ क्या चीज है? ये एक्चुअल पाथ है डिस्टेंस, ये वाला। ये ऐसे गया, रोड ही ऐसी थी, क्या करता बेचारा, ऐसे गया यहां तक पहुंचा। तो इस रास्ते पर जो चला है ये क्या चीज है? ये है डिस्टेंस, जो कि कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या, दुनिया में किसी चीज की चिंता मत करो, इनिशियल को फाइनल से जोड़ दो, इनिशियल को फाइनल से जोड़ दो, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, राइट, करेक्ट है। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, और ये जो है पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, ये हो गई डिस्टेंस। समझे? ऐसा है। अच्छा जी फिर हम और आगे बढ़ जाएं, थोड़ी और क्वांटिटीज की बात करें, तो आपने नाम जरूर सुना होगा स्पीड और वेलोसिटी, दो चीजों का। ठीक है, आज उनकी ढंग से मतलब देख लो और समझ लो। तो स्पीड क्या बला है और वेलोसिटी क्या बला है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और बहुत ज्यादा हमारे साथ देने वाली हैं। तो स्पीड हमेशा ही है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमेशा ही है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज डिस्टेंस, कितनी दूरी चली और कितने समय में चले, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज स्पीड। Whereas what is velocity? It is displacement divided by time. So velocity is displacement divided by time. The rate of change of displacement of body is called velocity. Rate शब्द का जो मतलब होता है वो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का मतलब है, तो रेट का मतलब है टाइम डिनोमिनेटर में होगा, है ना। रेट शब्द पूरी फिजिक्स में रेट का मतलब है टाइम डिनोमिनेटर में होगा, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। ये डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हमारे दिमाग में होनी चाहिए, बैठी होनी चाहिए, ठीक। अब जो स्पीड है, जो कि बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम है, उसको हम कई सारी तरीकों से फर्दर उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आप कहीं से कहीं तक गए, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोटा में है और कोटा से जयपुर गए, जयपुर 250 किलोमीटर दूर है और आपको मान लेते हैं जाने में लगे 5 घंटे, आप जयपुर पहुंच गए, आपको 5 आवर्स लगे, आपने घर पहुंचे और एक एवरेज स्पीड निकाली, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 250 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 आवर्स, और ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, करेक्ट है। ये है एवरेज स्पीड, जो कि है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दूसरी जो स्पीड है वो है जो आपका कार का स्पीडोमीटर दिखाएगा, जो कभी कुछ होगी कभी कुछ होगी, कभी 100 किलोमीटर पर आवर भी होगी, कभी 30 किलोमीटर पर आवर भी होगी, कभी हो सकता है आप 120 किलोमीटर पर आवर पर भी आपके पापा या जो भी है गाड़ी चला रहा है वो गाड़ी चला रहा हो। वो जो स्पीड है जो अलग अलग समय पर अलग अलग है, जो ब्रेक लगाने पर कम हो रही है, एक्सेलरेट करने पर बढ़ रही है, गाड़ी रुक जा रही है ट्रैफिक में तो 0 हो गई है, वो जो स्पीड है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो रियल स्पीड है, जो एक्चुअल स्पीड है, जो अलग अलग समय पर अलग अलग है ना। और ये एवरेज है, एक तरह का एवरेज है, सही बात है। तो दूसरी जो स्पीड है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी क्षण पर, किसी मोमेंट पर बॉडी की जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखने का तरीका है, इससे आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, ठीक है। इसे आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, मैं आपको समझाऊंगा, अभी नहीं, जब मैं आप बेसिक मैथ्स लूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये सब क्या बोला, इससे बिल्कुल घबराए नहीं, है ना। बस ऐसी बस देख लें एक बार, घबराए नहीं, ताकि देखा 2 4 5 बार देखेंगे ना तो देखा लगेगा, तो वो जो डर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। किसी चीज से अगर हमें डर लग रहा है तो उसको कम करने का क्या तरीका है कि हम उस पर थोड़ा ज्यादा एक्सपोज हो, धीरे धीरे हमारा एक्सपोजर उसकी तरफ बढ़ता जाए तो वो डर पूरी तरीके से निकल जाएगा फिर, है ना। तो ये कुछ मैथमेटिकल भाषा है, इस मैथमेटिकल भाषा पर हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हमारे लिए केवल इतना ही कि स्पीड क्या है। स्पीड किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड है बॉडी की वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। है स्पीड कितने तरह की है? 2 तरह की है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, ठीक है जी। अच्छा जी फिर आ जाता है एक शब्द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन का मतलब हुआ स्पीड के चेंज होने का रेट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, आप इमेजिन करो आपकी आप कार में हो, है ना, कार रेस्ट पर है अभी और कार को हमने
ऑन किया और एक्सेलरेट किया। जैसी कार चलेगी तो क्या आपको एक जर्क जैसा, एक झटका जैसा लगेगा, आप खुद महसूस कर पाओगे कार एक्सेलरेट कर रही है ना। इनफैक्ट जितना ज्यादा कार का इंजन पावरफुल होगा, जो एक्सेलरेशन है वो उतना जल्दी होगा। कार जो बेचते हैं वो हॉर्स पावर में या इसमें कार की बात करते हैं कि इतने से इतने 0 से 100 किलोमीटर पर आवर इतने सेकंड्स में ये ला सकती है, या इतने सेकंड्स में इतनी स्पीड पकड़ लेगी गाड़ी, तो उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन क्या बला है, एक्सेलरेशन क्या चीज है? एक्सेलरेशन वो पैरामीटर है जो स्पीड को बदलता है। एक्सेलरेशन वो पैरामीटर है जो स्पीड को बदलता है। जितना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, कार का इंजन या जो भी चीज है वो उतनी ज्यादा ताकतवर होगी, उतना पावरफुल होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा और उतनी जल्दी स्पीड बढ़ेगी या उतनी जल्दी स्पीड बदलेगी। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा स्पीड तेजी से बदलेगी, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। Rate of change of velocity is called as acceleration and it is a vector quantity. Rate of change of velocity is acceleration and it is a vector quantity. ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि acceleration is equal to v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, है ना भाई। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या, समय, टाइम। दिस इज एक्सेलरेशन। v हमेशा ही फाइनल वेलोसिटी का सिंबल है और u हमेशा ही इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है और t टाइम है। सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी आपने प्लेन बोर्ड किया हो, प्लेन में ट्रैवल किया हो कभी, तो जब वो टेक ऑफ करता है, ऐसे टेक ऑफ करता है तो हाई एक्सेलरेशन होता है प्लेन के पास भयानक एक्सेलरेशन होता है, जो फील करते हैं अंदर के लोग, है ना। अंदर के लोग फील करते हैं कि प्लेन बहुत तेजी से चल रहा है, बिल्कुल सीट से चिपक जाते हैं, जैसे आदमी चिपक गया, बिल्कुल सीट से चिपक जाते हैं। फिर जब प्लेन ऊपर पहुंच जाता है क्लाउड्स में, तो प्लेन एक कांस्टेंट मूवमेंट, एक कांस्टेंट लगभग कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है, हमें कंफर्ट महसूस होता है, अब हमको कोई जर्क वगैरह महसूस नहीं हो रहा। फिर जब प्लेन दोबारा लैंड करता है ऐसे, तो भी हमें काफी ज्यादा परेशानी होती है और जब प्लेन लैंड करेगा तो हम ऐसे, फिर हमें दिक्कत होगी, फिर हम आगे की तरफ गिर जाएंगे इस प्रकार से। तो टेक ऑफ के समय और लैंडिंग के दौरान, है ना, प्लेन के अंदर एक तरह की टर्बुलेंस जैसी होती है, बड़ी परेशानी होती है। इसी से पैदा होता है एक शब्द जेट लैग। जेट लैग का मतलब होता है ट्रैवल करने की वजह से हम थक जाते हैं, प्लेन में ट्रैवल करने की वजह से बहुत ज्यादा थक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जेट लैग। जिसकी वजह से किसी के सर में भी दर्द हो सकता है, किसी को उल्टी भी आ सकती है, वगैरह वगैरह। वो सारा खेल एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है भाई, ऐसा है। एक्सेलरेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if a body travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time, बराबर इंटरवल में बराबर स्पीड बढ़े, पहले 10 सेकंड, फिर अगले 10 सेकंड, फिर अगले 10 सेकंड, फिर अगले 10 सेकंड में बराबर अगर स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म कहलाएगा, है ना। तो if a body travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time, then it is said to be in a state of uniform acceleration. सिंपल भाषा में, ये तो हो गई टेक्निकल भाषा, सिंपल भाषा में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट शब्द समझते हो, जो बदले ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो समय के साथ ना बदले। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, समय के साथ ना बदले, ऐसा। और अगर समय के साथ बदल रहा है एक्सेलरेशन तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। पढ़े आगे। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बोला है? If a body has non-uniform acceleration, if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time, बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से अगर बढ़ रही है या चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। ठीक है बच्चों। अच्छा, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, आपने एक कॉपी बनानी है जिसमें आपने क्लास नोट्स लिखने हैं। जैसे क्लास में आपको टीचर या मैम पढ़ाते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, उसी तरीके से जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते चल रहा हूं, आपको उसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें लग रही हैं वो आप नोट की तरह नोट करें, वीडियो को पॉज कर लें और नोट करें, सो दैट आपके नोट्स बनते जाएं, है ना। क्योंकि धीरे धीरे वीडियोस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आप इनको बहुत बार देख नहीं पाएंगे बार। हेंस आपके पास एक बहुत अच्छे नोट्स होने चाहिए, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी समझाया था किस तरह से इस कोर्स का इस्तेमाल करना है। तो बहुत अच्छे आपके पास वेल डिजाइंड और नोट्स होने चाहिए, जिसमें जो सर ने पढ़ाया है, जो भी टीचर ने पढ़ाया, वो सारा का सारा आपके पास सार रूप में है। नोट्स के थ्रू फिर आप रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। अच्छा जी, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? अगेन किसी मोमेंट पर, किसी इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वैसी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। किसी मोमेंट पर एक्सेलरेशन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना भाई? ऐसा है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि इनिशियल मोशन से संबंधित हैं, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह पर बात करी, जो कि आपको ऑलरेडी आता भी था। तो हमने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन इन चीजों का लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन पर बेस्ड, जो बहुत आसान होंगे। आप लगभग ओरल ही उन सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आओ मेरे साथ चलो और क्वेश्चंस को देखो। तरीका यह है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और फिर मन में आंसर सोचें क्या है, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा और आपको आंसर दूंगा। ठीक है? तो आज जरा फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और पढ़ो। वीडियो को पॉज कर लो, पढ़ो और आंसर सोचो अपने मन में। ठीक है? अ बॉडी हुज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज, इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ, बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना? ऑब्वियसली जिसका पोजीशन बदल ही नहीं रहा है वो तो रेस्ट की स्टेट में होगा ना। अच्छा जी। सेकंड, इन केस ऑफ अ मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी चल रही है तो हम इन चारों में से क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही डिस्टेंस से बड़ा होगा क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर और इक्वल हो सकता है? क्या यह छोटा होगा? बताओ फटाफट। अभी क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले? क्या इसका राइट आंसर है? राइट आंसर है डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, या डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कब होते हैं? बोलो फटाफट। इक्वल कब होते हैं? जब स्ट्रेट लाइन मोशन कोई करता है। अगर कोई वाकई स्ट्रेट लाइन में चलकर जाए, किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट, वाकई में अगर कोई स्ट्रेट लाइन में चलकर जाए तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो जाएंगे? पर अगर कोई स्ट्रेट लाइन में ना चले, ऐसे जिगजैग पाथ पर चले, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर नहीं होंगे? कौन बड़ा होगा? डिस्टेंस बड़ा होगा, है ना? ऐसा है। अच्छा जी, बताओ जरा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच हैव ओनली डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, नन ऑफ दिस। बोलो फटाफट क्या आंसर है? राइट आंसर क्या है? वेरी गुड, सी राइट आंसर है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एकदम इजी। व्हाट इज ट्रू अबाउट स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज के लिए क्या ट्रू है? हर बार क्वेश्चन के पॉज करो, समझो। Scalar quantities have direction only. Scalar can be added arithmetically. There are special laws for scalar addition. Scalars have special method to represent them. बोलो फटाफट क्या राइट आंसर है? They can be added mathematically. Scalar quantities can be added easily mathematically. A body is said to be in motion if पहला, its position with respect to surrounding object remains same. Its position with respect to surrounding objects keeps on changing. बोलो a body is said to be in motion if its position with respect to surrounding keeps on changing. Obviously, है ना? Distance is always shortest length between two points, path covered by an object between two points, product of length and time, none of these. बोलो फटाफट कितना इजी है। तो क्या है डिस्टेंस? पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। ये अभी जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, ये ध्यान रखना है, ये आपके फाउंडेशन, दैट मींस 9th 10th लेवल के हैं। गलती से ये मत समझ लेना कि सर इसी तरह के क्वेश्चन हमसे नीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये केवल आपके फाउंडेशन बनाने के लिए है। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे नीट एग्जाम में, वो जब मैं सेकंड वाला पार्ट शुरू करूंगा हमारे कोर्स का, जिसमें मैं 11th शुरू करूंगा, उसमें फिर आपको वो क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्वियसली ये नहीं पूछे जाएंगे, दे आर वेरी इजी। ये केवल आपके लिए है, सो दैट आपके अंदर वो क्लैरिटी आ जाए। तो फटाफट आप चल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कह सकते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम साइन कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझना, मान लेते हैं ये ग्राउंड है और ग्राउंड से ऊपर की जो दिशा है, इसको अगर हम इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव बोले, तो कोई चीज अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, पर कोई चीज अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। हेंस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। मैंने एक बॉल फेंकी और वो बॉल ऐसे जा रही है और यहां पहुंच गई और अभी जा ही रही है ऊपर, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इनिशियल और फाइनल के बीच डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है? ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव। वहीं इमेजिन करना कि एक बिल्डिंग थी, ये कोई बिल्डिंग थी और बिल्डिंग से हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया और वो बॉल ऐसे नीचे आ रही है और यहां आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट अब कैसा हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ नीचे की तरफ। ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? ये नेगेटिव हो गया, है ना? तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम प्लस माइनस साइन उनकी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए दे सकते हैं, राइट? इसीलिए स्केलर क्वांटिटीज कभी नेगेटिव नहीं होती हैं, पर वेक्टर क्वांटिटीज नेगेटिव हो सकती हैं। राइट आंसर है अपना सी। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर, बोलो वेलोसिटी, लेंथ एंड मास, स्पीड, लेंथ एंड मास, टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड मास, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ऑब्वियसली
वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज हैं। Which of the following is not characteristic of displacement? It is always positive. It has both magnitude and direction. It can be zero. Its magnitude is less than or equal to the actual path length of the object. Which of the following is not characteristic of displacement? कौन नहीं है हमेशा पॉजिटिव हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी समझाया। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, SI यूनिट का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब वो सिस्टम जो हम सारे कंट्रीज सब लोग फॉलो करते हैं। पहले क्या था कि सब लोग अपना अपना सिस्टम फॉलो करते थे, अलग अलग कंट्रीज अपना अपना सिस्टम फॉलो करते थे, हेंस बहुत सारे मेजरमेंट के सिस्टम्स थे जिनको अपन यूनिट्स बोलते हैं, राइट। FPS था, CGS था, MKS था। फिर हमें समझ में आया कि इस तरह से तो यार बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस तरह से तो फिर कंट्री कंट्री में ही हम, जैसे करेंसीज अलग अलग हैं, ऐसे अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी अलग अलग होने लगे तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा? एक कंपनी बाकी दूसरे देशों में अगर अपना कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहती है, कैसे बेचेगी अगर यूनिट्स भी अलग अलग हो गए तो, है ना भाई। तो फिर इंटरनेशनल मीटिंग वगैरह जो फिजिक्स एसोसिएशन है और तो वो सब बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम SI सिस्टम को फॉलो करेंगे। छोटी क्लास में आपने जरूर से पढ़ा होगा SI सिस्टम क्या होता है ना भाई। तो हम SI सिस्टम को फॉलो करेंगे। SI सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं किसमें? मास में, सॉरी लेंथ को मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। टाइम को मेजर करते हैं किसमें? सेकेंड में। और मास को मेजर करते हैं किसमें? केजी में, राइट। तो ऐसा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मेजर करना है तो किसमें मेजर करोगे भाई? मीटर में मेजर करोगे, है ना, मीटर में मेजर करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर? बोलो फटाफट। स्पीड, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी वेक्टर है, वेट भी वेक्टर है, डायरेक्शन होता है इसमें, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। तो कौन वेक्टर नहीं है? स्पीड वेक्टर नहीं है, राइट। टाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बोलो टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर है? टाइम के साथ डायरेक्शन होता है क्या? टाइम के साथ तो कोई डायरेक्शन नहीं होता। टाइम तो टाइम होता है, डायरेक्शन थोड़ी होता है। मैं आपसे पूछूं कितने बज रहे हैं तो आप ये थोड़ी पूछोगे सर नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में, राइट। हेंस टाइम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्वियसली अ वेरी गुड स्केलर क्वांटिटी। इन 5 minutes डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड अ कार चेंजेस प्रोग्रेसिवली। व्हाट इज ट्रू अबाउट द कार? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड कार चेंजेस, मतलब मान लेते हैं कार पोल की तरफ जा रही है, किसी डंडे की तरफ कार जा रही है, तो क्या कह सकते हैं? कार इज एट रेस्ट, कार इज इन मोशन, नथिंग कैन बी सेड विद दिस इंफॉर्मेशन, नन ऑफ द अबव। बोलो क्या कह सकते हैं? पोल तो रुका ही हुआ होगा, पोल मतलब एक तरह की दीवार हो गई, एक तरह का खंबा हो गया, और कार और उसके बीच का गैप घट रहा है। पोल तो चलेगा नहीं, वो तो जमीन में गड़ा हुआ है, तो कौन ही चल रहा होगा? कार ही चल रही होगी भाई। तो कार इज इन स्टेट ऑफ मोशन। Distance is always positive, is always negative, may be positive as well as negative. बताओ डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और कोई भी स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। क्यों? क्योंकि वेक्टर पे नेगेटिव कैसे हो जाते हैं? वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि राइट डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव बोल दूं, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दूं और आपसे कहूं कि एक बॉडी है और वो उसके पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है -2 मीटर पर सेकेंड, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा बताना? इससे हमको ये समझ में आएगा कि उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड है उसका। हेंस माइनस साइन किस चीज को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल हो गया? डायरेक्शन। अभी स्केलर में तो डायरेक्शन होता ही नहीं है ना। हेंस स्केलर नंबर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। When a body covers equal distance in equal interval of time, then its motion is said to be equal distance in equal interval of time. Obviously, कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। Motion along a straight line is called, motion along a straight line is called linear motion. Linear शब्द का मतलब ही होता है straight line. Linear मतलब straight line, right? Particle is traveling with a constant speed. This means that speed constant है ना? इसका क्या मतलब है? Its position remains constant as time passes. बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर वो रुकी हुई होती, रेस्ट पर होती, तब होता है ऐसा। It covers equal distances and equal interval of time. सही है। Its acceleration is 0. It does not change its direction of motion. तो क्या है इनमें सबसे सही चीज? इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। बेसिक डेफिनेशंस हैं सारी। स्पीड इज नेवर जीरो, फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव। क्या स्पीड जीरो हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। कोई रुका हो तो हो सकती है। क्या स्पीड फ्रैक्शन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं, क्योंकि स्पीड स्केलर नंबर है और स्केलर नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो आंसर आ गया सी। और डी को देखो, द मोशन ऑफ अ बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी डिफरेंट डिस्टेंसेस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल। वेरिएबल का ही मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल शब्द का मतलब है यूनिफॉर्म नहीं। वेरिएबल मतलब जो बदल रहा है ना, और उसी का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ये जो लिखा हुआ है ना
ms-1, इसका जो मतलब है वो ये है, मीटर ऊपर है और सेकंड नीचे। हम जब ऊपर जाएंगे तो पावर नेगेटिव में आ जाती है, अच्छे से जानते हैं। इसी को हम मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड, है ना। तो आंसर है ऑब्वियसली बी। मीटर पर सेकंड इज नॉट द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट नहीं है, वेलोसिटी स्पीड नन ऑफ द अबव, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का तो मीटर होगा यूनिट। पार्टिकल मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है उसका, वो लगातार स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। क्वांटिटी हैज अ वैल्यू ऑफ -6 मीटर पर सेकंड, इट मे बी, बताओ -6 मीटर पर सेकंड अगर वेलोसिटी, अगर वैल्यू है तो क्या ये क्या चीज है, ये वेलोसिटी ही हो सकती है केवल, स्पीड नहीं हो सकती, और एक्सेलरेशन ऑफ पोजीशन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। 25 इन 10 मिनट्स अ कार विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, 10 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कार ट्रेवल करी तो कितना चलेगी, आंसर देखो सब किलोमीटर्स में, तो 60 किलोमीटर हम यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला आप जानते हैं अच्छे से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, हमें बस ख्याल रखना है यूनिट्स का। तो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम भी हमें किस में रखना पड़ेगा, आर में ही रखना पड़ेगा, वो है 10 मिनट, तो 10 मिनट को आर में कैसे बदलें, 10/60 आर, कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 10 किलोमीटर्स, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज सीखा पढ़ा, उनको उनसे संबंधित, जिससे आप ब्रशअप कर लें अपनी पुरानी चीजों को। मैं फिर बता रहा हूं, अभी मैंने आई हैव नॉट स्टार्टेड एनीथिंग, अभी आई एम जस्ट ब्रशिंग यू अप, आई एम हेल्पिंग यू टू बी कंफर्टेबल, टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी विद विच वी आर टॉकिंग, सो दैट आप मेरी बातें समझने लगे, आप मेरे इशारे समझने लगे, आप समझने लगे कि सर अगर कोई वर्ड कहते हैं, कोई शब्द कहते हैं तो उसका क्या मतलब है, और सर के पढ़ाने का तरीका क्या है। तो ये हम इसी प्रकार से आपके सारे 9th और 10th के वो सारे एरियाज जिनकी अब हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, हम फटाफट से आपको ब्रशअप कराएंगे, सो दैट आपको वो कॉन्फिडेंस आए, और आप ये ना सोचें कि हमने 9th-10th में उतना नहीं ढंग से किया, या हमको नहीं अच्छे टीचर मिले, या हमको नहीं कोई उस तरह की सुविधा थी, है ना, भी कोरोना के चक्कर में 10th तो सर पूरा बर्बाद हो गया, आप ये सब एक्सक्यूज बाद में मुझे ना दे सकें, इसीलिए हम ये मेहनत अभी कर रहे हैं। तो इसको सिंसियरली लें, समझें, देखें और इसका फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।